नाज़रीन, सिंध में लॉकडाउन के हवाले से वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान मामलात कुछ शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। वफाक इस हक में नहीं है कि मुकम्मल लॉकडाउन हो, जबकि सिंध हुकूमत ये कहती है कि वफाकी हुकूमत को ज़मीनी हकायक का इल्म नहीं है। वफाकी हुकूमत ये कहती है कि मुकम्मल लॉकडाउन मसले का हल नहीं, मईशत तेजी की तरफ आगे बढ़ रही है, बेहतरी आ रही है। इमरान खान के माइक्रो जो लॉकडाउन की जो पॉलिसी थी उसको दुनिया ने सराहा, और यही कुछ जो है वो सूबाई हुकूमत को भी इस तरह की सूरत हाल या इस तरह का तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि 1 अगस्त से पेट्रोलियम जो कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया 71 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, और ये इजाफा हो जाएगा। हमने देखा कि जो ईद उल अजहा के ऊपर जो कौम को तोहफा दिया गया, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके कमोबेश 5 रुपए का किया गया, उसके जो असरात थे उसमें मुल्क में चीनी और आटे की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की आदाद शुमारें मेरे नहीं है, और अभी भी ये जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने यह ट्वीट किया कि दीगर जो दुनिया के ममालिक हैं उनमें 26 जुलाई के डेटा के मुताबिक दुनिया के 27 ममालिक में पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान से कम और 140 ममालिक में पाकिस्तान से ज्यादा है। एक तरफ आम आदमी की मईशत रोजगार के हवाले से सूबा सिंध में वफाकी हुकूमत, वफाकी वज़रा, वज़ीर इत्तलात नशरियात अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो उससे महंगाई में इजाफा होगा, आम आदमी की जिंदगी पर फर्क पड़ेगा। अगर मईशत बेहतर हो रही है तो अवाम महंगाई की चक्की में भी पिस रहे हैं। इस सब पर आज बात करेंगे, और बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर डॉक्टर ज़रक़ा तैमूर। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली कादिर खान मंदोखेल साहब और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़रक़ा साहबा, मैं आपकी तरफ सबसे पहले आऊंगा। एक तरफ मईशत, आम आदमी की फिक्र, मुकम्मल लॉकडाउन के हवाले से सिंध हुकूमत के ऊपर तनकीद, और दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमत में इजाफा और उसकी वजह से महंगाई में इजाफा। तो हम इसको क्या समझें कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा क्यों किया जा रहा है? अगर आम आदमी की इतनी फिक्र है तो पेट्रोल की कीमत में इजाफा ना किया जाए, ना करे वफाकी हुकूमत इसमें इजाफा। जी, बहुत शुक्रिया फरीद रईस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद साहब, आप पहले तो जो आपने बात की कराची के हवाले से, उस पर बात कर लेते हैं कि एनसीओसी का जो तरीका है काम करने का है, उसमें यह है कि पूरा मुल्क है, फेडरेशन है हमारी, और एनसीओसी डिसाइड करता है कि कहाँ क्या होना है, और सिंध अपना डिसीजन नहीं ले सकता एनसीओसी को अपने डिसीजन से बाहर रख के, क्योंकि जो जिस तरह से चल रहा है और जो तरीके हैं उसके मुताबिक उनको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि हमारा मेन कंसर्न ये है कि गरीब आदमी का जब जरिया मुआश कंप्लीट लॉकडाउन से चला जाता है तो वो फिर बहुत क्योंकि हमारे ज्यादा लोग दिहाड़ी का काम करते हैं, तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसको स्मार्ट लॉकडाउन जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पिछले साल जो शुरू किया था, जिसको पूरी दुनिया ने, जैसे आपने भी इसको एक्नॉलेज किया, सराहा है, तो उसी के ऊपर चलना चाहिए और मुशावरत से चलना चाहिए। ये सिंध की जो एक रविश बन गई है ना कि हर बात में जी मैं ना मानूं और हम अपनी करेंगे, तो अपनी क्या करनी है। उन्होंने सिंध के जो गूनागूं हालात हैं, सिंध का कोई डिस्ट्रिक्ट ले लें, कराची ले लें, ना पानी है ना ट्रांसपोर्ट है, कचरा उठ नहीं रहा। अब पीटीआई ने जब सिंध को कहा कि हम आ रहे हैं, पीटीआई इस दफा अब पूरे मुल्क की जमात है, गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर में भी पीटीआई की हुकूमत आ गई, तो अब उनको फिक्र पड़ गई है। अब बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं कि अब हम कचरा भी उठाएंगे, अब हम ट्रांसपोर्ट भी लेके आएंगे, अब हम पानी भी देंगे। देखिए 14 साल से आपकी हुकूमत है सिंध में, तो आप क्या कर रहे हैं? अब आपको जब हमने कहा, मतलब तो आपकी इस बात से यह समझा जाए कि वफाक में पीटीआई की हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की हुकूमत, आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर पीटीआई की हुकूमत को, क्या हम ये समझें कि अगला जो कदम आप उठाने जा रहे हैं सिंध में भी कुछ ऐसी सियासी चाल आगे पीछे होगी कि यहाँ पे भी आप जो है वो सूबे में अपनी हुकूमत बनाने जा रहे हैं? देखिए जी, सियासी चाल क्या होनी है? अगर ये लोग इतने अच्छे होते, एनआरओ और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे चलने वाले पार्टियां, अगर ये इतनी अच्छी होती तो पीटीआई कभी आती ही ना। अगर इन्होंने अवाम के लिए कुछ डिलीवर किया होता तो इन्होंने कभी स्पेस ही ना छोड़ी होती।
इन्होंने स्पेस छोड़ी, इन्होंने अवाम के काम नहीं किए, इन्होंने अपने जाती मफाद के पीछे सब कुछ किया। ऑफशोर कंपनीज, हर आदमी की जायदादें, आप देखिए तो सही, कभी पापड़ी वाला, कभी रेडी वाला, हर किस्म के बंदे तो इनके फ्रंटमैन है। अयान अली से शुरू होती है बात और कहां तक पहुंचती है। तो अरबों रुपए के अकाउंट्स हैं इन लोगों के। शहबाज शरीफ साहब से लेकर जरदारी साहब पे चले जाए, सरे महल 4.5 मिलियन का इन्होंने बेचा। मतलब ये तो यहाँ तो कोई पूछ ही नहीं है। और हालात ये हैं कि वो कहते हैं कि आप सिंध को जो पैसे दिए जाते हैं हर साल, जो उनका एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, उसका किसी को पता नहीं वो कहाँ इस्तेमाल होता है। आपको पता है कि जो पिछला अभी जो साल खत्म हुआ है, सिंध का जो पैसे उनको बजट में एलोकेट किए गए थे डेवलपमेंट प्रोग्राम में, उन्होंने आधा भी यूज नहीं किया। तो ये तो वहां पे हालात है। और फिर अब इन सब चीजों को, यही वो चीज है। मैं जरा डॉक्टर साहब, मैं कादिर खान मंदोखेल साहब से जरा इसी चीज के ऊपर, एक तो आपने कहा कि इन्होंने स्पेस छोड़ी है, डिलीवर नहीं किया, स्पेस छोड़ी है, और ये स्पेस जो है वो वैक्यूम है। यहां पे सबसे आम सवाल कादिर खान मंदोखेल साहब आपसे ये, एनसीओसी से मुशावरत नहीं की? क्योंकि डॉक्टर साहबा तो कह रही है और तरीक़ेकार भी यही है कि अगर आपने लॉकडाउन लगाना है, अगर आपके पास इतनी जो है वो खतरा मौजूद है, इतने आपके पास केसेस आ रहे हैं, तो एनसीओसी से मुशावरत के बाद फैसला किया जाता है। आज गवर्नर सिंध ने भी ये वाली बात कही है कि वजीर आला सिंध से वो बात करेंगे नज़ीर सानी की। तो क्या इस सारी सूरत हाल में एनसीओसी को क्यों इग्नोर कर दिया गया? बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोरोना के ऊपर भी इनकी सियासत शुरू हो गई है। जबकि मैं कल देख रहा था इनकी मुशीर सियासत डॉक्टर फैसल साहब, जो कि शौकत खानम का ही मुलाजिम है, और इनको जैसा खान साहब कहते थे ना कि मैं अपने किसी को नहीं लगा रहा, और तो कोई नहीं मिला, बच्चे बच्चे तो है ही नहीं यहाँ पे, तो जाके मुलाजिम को ही ऑब्लाइज करना, या वो 25 साल दोस्तों को उसने ऑब्लाइज करना शुरू कर दिया है। पहली बात तो ये है। चलो, जिस पे ट्रस्ट उनका होगा तो वो तो ट्रस्ट जिस पे करेंगे वो उसको लगा देंगे डॉक्टर साहब। ठीक है, ट्रस्ट तो 25 साल दोस्तों पे और या अपने शौकत खानम की मुलाजिम के ऊपर के अलावा कोई और आदमी इनकी पार्टी में नहीं मिला। जरका साहिबा या कोई और इनके MNA MP सेनेटर जिस काबिल नहीं है कि उनको बनाया जाए वजीर सियासत। पहली बात, उन्होंने ये कहा कि सिंध हुकूमत ने बड़ी अच्छी स्टेप ली है। कल मैं देख रहा था उसको टीवी चैनल पे। और आपको एक और बात बता दूं कि सिंध में, कराची में इस वक्त जो परसेंटेज है, ये परसों कल की बात है, 30% से ऊपर की चलेगी। आपको याद होगा, आप इस्लामाबाद में रहते हैं, वहां 1 से 2% जब हुआ तो वहां पे एक अजीब खलबली मच गई। नंबर एक बात। दूसरी बात, मोहतरमा ये फरमा रही है, इसने अयान अली की बात की, मैं मुराद सईद का या किसी और रहनुमा का नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ इतनी इशारा काफी है। तो आप ये समझ लो कि अयान अली का मेरा तो सवाल ये है कि डॉक्टर जरका ने कहा कि एनसीओसी से मुशावरत नहीं की गई। मुझे इसका जवाब दे दीजिए, सिंध हुकूमत ने एनसीओसी से मुशावरत के बाद लॉकडाउन का फैसला किया? देखिए, मुझे सबसे ज्यादा, मैं अपने सूबे पे, अपने अवाम पे, अपने शहर के ऊपर जुल्म तो नहीं कर सकता हूँ, ना उनके साथ ज्यादती वे मैं देख सकता हूँ। आपको इमरान खान साहब को बात याद दिए गया कि वो लॉकडाउन के खिलाफ थे। उन्होंने बोला ये नजला जुकाम है। और जब सिंध गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो ना मुराद अली शाह साहब ने जो स्टेप उठाए थे, उस स्टेप के ऊपर आलमी दुनिया ने, WHO ने, सब ने उसकी तारीफ की है। और बाद में उन्होंने, खान साहब ने अपनी खाते में ले लिए वो सारी तारीफें। तो डॉक्टर साहब, एनसीओसी से सिंध हुकूमत ने मुशावरत की या नहीं की? मैं इसमें जानने में जरा इंटरेस्टेड हूं। पहले, सिंध हुकूमत ने एनसीओसी से मुशावरत की या नहीं की? देखिए, मैं एक चीज ये बताऊं कि ये सिंध के लिए अलग टास्क फोर्स है, अलग कमेटी है। ये उस कमेटी के तमाम रिपोर्ट्स की, डॉक्टरों की, इंटेलिजेंस की और सब अस्पतालों की रिपोर्ट की बिना पे ये फैसला किया गया। हम किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहे हैं। अलबत्ता MQM PSB या PTI उसको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ठीक है। अगर बात ये होता ना, अगर हम अपनी लोगों के, डॉक्टर साहब, लेकिन एनसीओसी एक ऐसी चीज है जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलती है। अगर वाकई आपने कहा 30% कोविड केसेस कराची में हो गए, एनसीओसी के आपको मना तो नहीं करती। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि एनसीओसी से मुशावरत हुई या नहीं हुई? हाँ या ना में बताइए सर। मैं हाँ या ना में, मैं कोई मुल्जिम तो नहीं हूँ कटहरे में खड़ा हूँ आपको ना या ना में जवाब दे दूं। ना मैं आपको नहीं सर, मेरा सिर्फ इतना है कि हाँ, अगर किया है तो यस, हाँ मुशावरत हुई।
ठीक है ना, मैंने आपको जो जवाब दे दिए, आप मुझे गर्दन से पकड़ के मेरे से जवाब ना ले। मैंने आपको बोला कि सिंध टास्क फोर्स जो कोरोना के हवाले से उनकी तमाम रिकमेंडेशन, अस्पतालों के, डॉक्टरों की, हर की रिकमेंडेशन के बाद वजीर आला सिंध ने उसका फैसला किया, कोई एक तरफा अपनी मुशीरों से नहीं किया है। ठीक है, अब उस हवाले से एनसीओसी का फैसला उसके अगेंस्ट हो सकता है, एनसीओसी की मशावरत उनसे अगेंस्ट हो सकता है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि हमें अपने लोगों का, अपने सूबे का, अपने शहर का उनसे ज्यादा फिक्र है, ज्यादा उसमें हमदर्दी है। नंबर एक बात। दूसरी बात राइट, बिल्कुल ठीक। अब दूसरी बात सुन ले, दूसरी बात सुन ले, जो मोहतरमा ये फरमा रही है कि इनका सफाया हो गया, इनका ये हो गया, वो भाई मुझे एक बात बता दो, जो शख्स आपके सामने एमएनए बैठा हुआ है, इन्होंने पीटीआई को, जो एमपीए भी मौजूद था, एमएनए उसका था, उनको 6 नंबर पे भेज दिया है। पूरा पाकिस्तान के पार्टियों को शिकस्त दे के आपके सामने बैठा हूं, पीपल्स पार्टी के जालों की वजह से, हमारे कारकुनों की वजह से जिन्हें मेहनत की है। और दूसरी बात, आपके फैसल आपके क्या नाम है, वजीर इत्तला तो ये फरमाते थे कि पीपल्स पार्टी के आजाद कश्मीर में सिर्फ 8 उम्मीदवार है, तो 11 तो एमएलए निकल आए, जबकि हमारे हिसाब से हम आजाद कश्मीर के जो एक्चुअल सीटें हैं 33 के 33 पे हमारी बरतरी थी। और क्या बात है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 2 हल्कों का जब ऐलान किया है 1 घंटे बाद, जिसमें एक पीटीआई और एक पीपल्स पार्टी का निकल आया सीट, और उसके बाद बाकी रिजल्ट उन्हें रात 11-12 बजे के बाद अनाउंस करना पड़ा, वहां से उन्होंने सारा काम कर ठीक है डॉक्टर साहब, ये स्टैटिस्टिक्स जितनी भी है ठीक है, बयान करने की जरूरत नहीं, आवाम के सामने आपकी जो जीत है, आपकी जीत, डॉक्टर जरका ने कहा कि जी आप सिंध में सियासी स्पेस जो है लूज कर रहे हैं, लेकिन आप भी जीते हैं, वहीं सिंध से जीते हैं, कराची से जीते हैं, आवाम ने आप पर एतमाद किया, उन्होंने आपको वोट दे दिया। मैं जरा आगे अगर चलूं, निहाल साहब को जरा गुफ्तगू में शामिल करता हूं मैं। मुकम्मल करने दे आप, मेरा पूरे जवाब जो आपने डॉक्टर जरका साहब ने किया उसका पूरे जवाब तो ले मुझसे, फिर उसके बाद आप जो हमारे, आप मुझे एक बात बताओ कि जो डॉक्टर जरका साहब ने बोला आजकल उन्हें चले हुए कारतूस को के ऊपर हाथ रखा, सिंध में यलगार बने की, इससे पहले भी उन्होंने गवर्नर राज की बड़ी कोशिश की। मैं उस मुकदमे में बैठा हुआ था, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा इस तरह आइन की किताब उठा लिए, बोले मैं 3 मिनट में अगर आपने गवर्नर राज लगा दी मैं खत्म कर दूंगा। और उस वक्त फैसल वाडा साहब और शहरियार अफरीदी साहब भी चीफ जस्टिस के कोर्ट नंबर 1 में बैठे हुए थे। इनके सारे अरबे, इनके सारे हथकंडे जो कश्मीर में उन्होंने इस्तेमाल किए, जो गिलगित बल्तिस्तान में किए, वो सिंध में नहीं होने देंगे। ये अपना पंजा आजमाई करे, ये अपना गुंडागर्दी, ये जो भी इनके वजीर है जो शक्ल सी शरीफ लगते हैं, वो उनको सिंध भेज दे। चले, ये तो आपने ये आपने तो चले दे दिया, डॉक्टर साहब ने जवाब सुन लिया कि उन्होंने कहा जी जो अरबे इस्तेमाल किए गए वो आप सिंध में नहीं चलने देंगे। निहाल साहब, मईशत आम है, सेहत ज्यादा अहमियत रखती है, और मुर्तजा वहाब साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी, जो पीटीआई के जो वुजरा हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं, एनसीओसी को एतमाद में लिया गया। आप समझते हैं कोविड जैसी सिचुएशन में भी यहां पर इस पे भी सियासत चल पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, यकीनन मैंने ये महसूस किया है कि कोविड में भी मौजूदा हुकूमत जो है वो सियासत कर रही है। पूरी दुनिया में हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है कि जो बैरूनी इमदाद दी गई थी, कमोबेश वो 1200 अरब का था, वो कहाँ गया? वो नापैद है, बावजूद उसके कि बेशतर जो हमें इंजेक्शंस मिले कोविड के, वो डोनेशंस के थे सारे। रियासत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान के जानिब से ना चाइना से, ना अमेरिका से, ना फ्रांस से, ना रशिया से, कहीं से खरीद नहीं हुई। ये सारे हमें अतियात मिले। अतियात वाले हम लोग हैं, हमारे नाम के साथ कोविड अतियात भी लगाया जाए तो मदाखा नहीं है कि भीख में मिले हुए पैसे। तो ये अतियात माजी में कभी नहीं मिले, ये अतियात माजी में कभी नहीं आए, पहली मर्तबा अतिया मिला पाकिस्तान को। 1200 अरब भी खा गए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके जो जिम्मेदारान है वो कह रहे हैं, इंटरनेशनल जो डोनर्स है वो पूछ रहे हैं वो पैसे गए कहाँ, किसके पेट में गए, कब गए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि आपने ये कौन सा टेंडर किया था, किस तरह का टेंडर किया था, ये तो सारे फसाद है, सारी जालसाजी है, ये जो आपने एक एक आदमी के ऊपर दिखाया है। लॉकडाउन पे तो बताइए ना, लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं? यानी इस वक्त लॉकडाउन की सूरत हाल देखें ना, यहाँ पे कह रहे कि 30% आपकी जो है वो केसेस जो है वो बढ़ गए कराची के अंदर। तो आप क्या समझते हैं लॉकडाउन जो सिंध हुकूमत ने किया है, इज इट गुड, यानी ठीक इकदाम है, या जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए, मामला खुले भी रहे और स्मार्टली जिसको दुनिया ने भी एक्नॉलेज किया वो पॉलिसी इख्तियार की जानी चाहिए थी?
देखिए, जो चीज होना नहीं चाहिए वो हो रहा है और जो नहीं होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। मसलन कि जो गरीब लोग हैं, एक दिहाड़ीदार आदमी है या जो मरीज है या जो बैरून मुल्क से सफर करके आ रहा है या जिसका कोई और जराए माश नहीं है, वो तो बेचारा इस लॉकडाउन में तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और दूसरी तरफ जहां पे इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए उसको रोका जाए। मैं ये देख रहा हूं कि बाद औकात जब आप ब्लॉकेट कर देते हैं शाहराहों पे तो ट्रैफिक ज्यादा एक जगह जमा हो जाती है। ब्लॉकेट ये जो आपकी रियासत के जो हुकूमत के इदारे होते हैं, मैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट को नहीं कह रहा हूँ, हमारी पुलिस को, हमारी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को चाहिए कि विजिलेंट रहें। ये ना हो कि लोगों से पैसे ऐंठने का कोई सिलसिला निकल जाए कि दुकानदारों को जो कि फाइन किया जा रहा है, ठेले वाले को फाइन किया जा रहा है, मोटरसाइकिल, मैंने आज सुबह देखा मोटरसाइकिल वालों को पकड़ के उनको मचोड़ा जा रहा है, उनको मरोड़ लगाया जा रहा है, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। ये चीज ना हो और एक सर्टेन टाइम पीरियड हो तो यही रहा है कमोबेश के लॉकडाउन के नाम के ऊपर ब्लॉकेड लगाकर रिक्शा, मोटरसाइकिल और आम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो है उनको रोक कर जो है वो सिर्फ उन्हें रोका जा रहा है इस नाम के ऊपर। जो गरीब बस पे सफर कर रहा है उसको रोक रहे हैं। क्या वीगो वालों, कल भी मैंने देखा कि नीली बत्ती या बड़े बड़े प्राडो में या सरकारी गाड़ी में जो लोग जा रहे हैं उनको आप रोक रहे हैं, क्यों नहीं रोक रहे हैं? तो बात यह है कि आप रियासत की सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं होती, हुकूमत सिंध की भी ये जिम्मेदारी है कि जो गरीब लोग हैं उनके घर का राशन इंश्योर करें और गरीबों का हाथ ना मरोड़ा जाए। मोटरसाइकिल वाले या पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले या रिक्शा वालों को तंग ना किया जाए और पानी, बिजली, गैस की सप्लाई फरावानी से होनी चाहिए ताकि लोगों को उसके लिए निकल के एहतजाज ना करना चाहे। ठीक है निहाल साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त पॉइंट आउट किया इस चीज के ऊपर, क्योंकि जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, दिहाड़ीदार तबका है, वो ज्यादा मुतासिर होता है। लेकिन जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तब भी गरीब और आम आदमी मुतासिर होता है। जब आटे, दाल, चीनी की कीमत बढ़ती है तब भी आम आदमी मुतासिर होता है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जो फिगर्स हैं वो बिल्कुल आया है कि किस तरीके से कीमतों में और आम अशिया की कीमतों में, जो खुर्दनी तेल है उसकी कीमतों में किस तरह से इजाफा हो रहा है। अगर मईशत चलनी चाहिए तो आम आदमी पर जो बोझ पड़ रहा है पेट्रोल की कीमत बढ़ने का, यह क्यों हो रहा है और वफाकी हुकूमत इस महंगाई को रोकने में अब तक उस तरह से कामयाब क्यों नहीं नजर आ सकी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आके इस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, इस चीज के ऊपर मैं आपसे जरा पूछूंगा, ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और जो महंगाई बढ़ी है, लेकिन मेरा एक सवाल जिसका मुख्तसर जवाब चाहूंगा मैं कि गवर्नर सिंध की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वुजरा की जानिब से भी हुई, सिंध हुकूमत से नजर सानी का कह रहे हैं। अगर ये सिंध हुकूमत अपने फैसले पर डटी रहती है और लॉकडाउन ऐसे ही चलता है तो मामला कहां तक जा सकता है? वफाकी हुकूमत फिर क्या कदम उठा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए बात यह है कि सिंध को ये जो एक हाई हॉर्स पे चल रहे हैं उसके ऊपर से इनको नीचे आना चाहिए। आप देखिए दुनिया के सब सेंसिबल जो अपना जहन इस्तेमाल करते हैं, और कोई ऐसी नई बात नहीं है, और लाहौर में भी हुआ, हर जगह ये हुआ कि जहां पर केसेस हैं वहां पर आप कॉर्डन ऑफ करें, उन एरियाज को आप लॉकडाउन करें, और जहां पर केसेस की शरह कम है वहां पर आप ना करें ताकि लोगों की आमदोरफ्त रहे। तो ये तो बड़ी सादी सादी बातें, ये इनसे नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए क्योंकि ये अपने आप को अप्लाई नहीं करते। देखिए डेल्टा सारे पाकिस्तान में बल्कि सारी दुनिया में इस वक्त फैला हुआ है, और डेल्टा का इशू ये है कि डेल्टा जो है ये उसकी बहुत तेजी से ये फैलता है। जिस तरह लाकड़ा काकड़ा जिसको हम चिकन पॉक्स कहते हैं वो बहुत तेजी से फैलता है, उसी की तेजी डेल्टा में है। तो ये बहुत, तो ये सिर्फ कराची में तो नहीं है, ये लाहौर में भी है, आजाद कश्मीर में भी है, पंजाब में भी है। तो अगर इनकी इंतजामिया अपना काम करे और प्रॉपरली लोगों को भी गाइड करे और एसओपीज को फॉलो कराए तो ये 30% नहीं होना था। पहले भी इनकी शरह डॉक्टर साहब लेकिन 30% से अबव है ना, अलार्मिंग सूरत हाल तो है। अगर सिंध गवर्नमेंट ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए, यानी इसको करते हुए इंसानी सेहत को अगर बचा रही है, लॉकडाउन कर रही है, तो फेडरल गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि 30% से अबव केसेस हैं। इट्स अलार्मिंग। अभी आप मेरी बात सुने ना फरीद रईस साहब, आप कोई काम कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, आप जिस टीवी चैनल का हिस्सा हैं, आप उस टीवी चैनल की मैनेजमेंट से बात ही नहीं करते और आप कहते हैं भाई मैंने तो अपने प्रोग्राम में ये करना है, जब आपका जो मेन आपकी मैनेजमेंट है वो कह रही है इस तरह से नहीं करो, ये सेंसिबल तरीका नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, बजिद है आप कि मैं नहीं करना है।
तो ऐसे थोड़ी होता है। आप एक ठीक। मुल्क का हिस्सा हैं, आप क्या अपने आप को एक अलग एंटिटी डिक्लेयर कर रहे हैं? तो ये बातें सोचने की हैं। ये इतनी बचगाना, इतनी इतनी चाइल्डिश इनकी बातें हैं राइट। कि इनको सुन के इंसान परेशान होता है। और एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगी, आप जी। पीपल्स पार्टी या सिंध के किसी रिप्रेजेंटेटिव से आप बात कर लें। अभी मंदोखेल साहब भी मेरे बड़े, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आप देख लेंगे कि कोई परफॉर्मेंस नहीं अपनी बता सकता, सिर्फ लान तान, दूसरों पे इल्जाम तराशी। इन्होंने सिंध की, ठीक है, इनके पास चले। कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है बताने को। बता देता हूँ। राइट। मंदोखेल साहब, नंबर वन थिंग के बचकाना तरीका है एकदम से तमाम लॉकडाउन कर देना। पूरे मुल्क में है कोविड की डेल्टा वेव, तो पूरे मुल्क के अंदर है, पूरी दुनिया इसको सफर कर रही है। और दूसरी बात, डॉक्टर साहबा कहती है आपके पास परफॉर्मेंस कोई नहीं है बताने को, कोई परफॉर्मेंस नहीं। बता देता हूँ। डॉक्टर साहबा को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने बचकाना लफ्ज इस्तेमाल किया, तो मेरे ख्याल में वो बचकाना स्टेटमेंट कौन देता है वो तो पूरे पाकिस्तान को पता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये कह रहे कि परफॉर्मेंस 30% आप भी इस बात का कायल हो कि पूरे पाकिस्तान में पूरा कराची से ज्यादा इतनी परसेंटेज तो बिल्कुल अलार्मिंग नहीं, खतरे की घंटी से भी आगे की बात है। अब उसके ऊपर अगर सिंध गवर्नमेंट ने, जैसे मैं अर्ज कर चुका शुरू में कि सिंध गवर्नमेंट ने जब शुरू में लॉकडाउन लगा लिए तो उन्होंने बड़ी सख्त मुखालफत की, वज़ीर आज़म साहब ने खुद, कि ये एक नज़ला और जुकाम है। और उसके बाद जाके जब आलमी अदारों ने वज़ीर आला सिंध की तारीफ की है तो फिर उनसे वो तारीफ भी नहीं सुनी जा रही थी उसमें। दूसरी बात डॉक्टर साहबा फरमा रही कि लेकिन आप पे ये इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है कि आप अपने आप को एक इंडिविजुअल अलहदा एंटिटी डिक्लेयर करने पे तुले हुए हैं? जो डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो अपने आप को अलहदा एंटिटी डिक्लेयर करना चाहती है, तमाम फैसले खुद ही कर लेती है। असल में इनको अब पूरे पाकिस्तान उन्होंने जिस तरीके से काबू की है वो आप सबके सामने है। जिसके कंधों पे चढ़ के उन्होंने पाकिस्तान को काबू किया वो सब किए। ये ख्वाब देख रहे कि सिंध में भी चढ़ाई करे, जैसे मैंने पहले आपको चीफ जस्टिस की बात भी सुना दी आपको, और इन्हें गवर्नर राज की बात की है। अब वो सिंध की चले हुए कारतूस है उनको इकट्ठा करके, जो जीडीए की शक्ल में पहले ही नाकाम हो चुके हैं, अब वो दोबारा करके पीटीआई की शक्ल में ला रहा है। तो मैंने अपना हल्का बता दिया कि ये छठे नंबर पे आ गए। नंबर एक बात। दूसरी बात, जो डॉक्टर साहबा ने परफॉर्मेंस की बात की है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में जो कार्डियो दिल के अस्पताल अमराज जो सिंध हुकूमत ने बनाई है सिंध के 10 अजला में, और स्टैंड बाई गाड़ियां उसकी अलग है, वो पाकिस्तान में अपनी मिसाल आप है। नंबर एक बात, बेनजीर ट्रॉमा सेंटर जो कराची में है, उससे न सिर्फ पूरा सिंध बल्कि बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, इवन के अफगानिस्तान से मरीज आते हैं। उसके लिए नंबर 2, और ट्रांसप्लांट जो सेंटर है अंदरून सिंध में वो अलग है। मैं आपको दावे से कहता हूं कि सक्कर में जो कार्डियो अस्पताल है या नवाबशाह में, उसकी मिसाल आगा खान अस्पताल के लेवल का अस्पताल है। आप चेक कर सकते हो, देख कर सकते हो। कादिर मंदोखेल साहब, डॉक्टर जरका तैमूर को विजिट पे क्यों नहीं बुला लेते? विजिट पे बुला ले, दिखाए ना ले जाके सारी चीजों का विजिट कराए ना जरा, डॉक्टर साहब को इनवाइट कर ले जरा। जी जी बिल्कुल, आप एक काम करो, मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से डॉक्टर साहब को ऑफर करता हूं, अवल कि आपको ऑफर करता हूं, आप अपना कैमरा मैन साथ लेके चले, और निहाल हाशमी भाई को भी आप वो दे दे, क्योंकि देखे हुए सारे निहाल भाई को भी करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, दावा करता हूं, आइए, मैं दिल के अस्पताल की पूरा विजिट आप कराऊंगा, और आलमी स्टैंडर्ड का करना हो और फ्री ऑफ कास्ट ना हो, तो जो मुझे मर्जी। तो परफॉर्मेंस ये मैं एक शोबे की डॉक्टर साहब भी आपकी बात सुन रही है, डॉक्टर साहब खुद भी माशाल्लाह डॉक्टर हैं, वो खुद भी सुन रही है चीजों के अंदर। डॉक्टर साहब की कंसेंट से कर लेते हैं इसी तरीके से। मैं जरा निहाल साहब की तरफ आ जाऊं। सर मैंने ब्रेक लेनी है। निहाल साहब, सिंध अपनी जगह पर है, विफाक अपनी जगह के ऊपर है, मामला क्या चल रहा है आगे चल के? क्या आपको लगता है कि सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से आ रही है, जिस तरीके से बाकी तमाम जगहों पे अपनी गवर्नमेंट बना रही है, इस तरह की अगर एक दूसरे से इख्तलाफात रहे, इसी तरीके से अगर ठनती रही एक दूसरे से, तो क्या आपको लगता है आगे चल कोई गवर्नर राज का खतरा मौजूद है सिंध में? फरीद भाई, मैंने मोहतरमा जरका साहबा के ख्यालात को सुना, महसूस हुआ और मेरे इल्म में इजाफा भी हुआ। उन्होंने कहा कि हम सिंध आ रहे हैं, तो मुझे ताजुब, ये जो अभी से सिंध के कराची में जो 13 MNAs इनके बैठे हुए हैं, तो ये किसी और पीटीआई के हैं, या जो सिंध असेंबली में इनके मेंबरान हैं वो किसी और पीटीआई के हैं, या जो गवर्नर सिंध है ये किसी और पीटीआई के हैं। आप ऑलरेडी आ चुके हैं, लोगों ने आपको मैंडेट दिया, आपने वफाक में जो मैंडेट लिया उसके बदले कुछ भी नहीं दिया।
मां सिवाय फ्रस्ट्रेशन और बुरा भला कहने के, और दूसरी तरफ वादे करते रहे सैकड़ों बिलियन के कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से, दिया कुछ नहीं। कल ही की बात है, फिरदौस साहबा ने कहा कि सिंध के लोग जो हैं वो इतने लिटरेट नहीं होते हैं, वो इलिटरेट लोग हैं और उनको इतना विजन नहीं और विजडम नहीं है। तो पता नहीं यार भाई क्यों शर्मा रहे हो? दूसरी बार जब हमने उन्होंने सिंध के बारे में, सिंध के आवाम के बारे में, दूसरी बार जो उन्होंने सिंध के अवाम के बारे में बात की, फिर मैंने जो देखा सुना वो उन्होंने सिंध की बहुत डिस्कशन की, तो मैं समझ रहा था कि डॉक्टर साहबा, जरका साहबा पंजाब को भी डिस्कशन में लाएंगी और कहेंगी कि क्या रोल मॉडल है हमारे पंजाब में। तो कोई बता सकता है कि लाहौर इतना गंदा क्यों है, कोई बता सकता है कि इस्लामाबाद के E11 क्यों डूब गया, कोई बता सकता है कि पंजाब में इतनी ज्यादा जो औरतों के साथ ज्यादती क्यों हो रही है, कोई ये बता सकता है कि नौजवानों के साथ पंजाब में ज्यादती क्यों हो रही है, कोई बता सकता है कि क्या लाहौर में और पंजाब में जो आटा है वो 25 रुपए केजी है और चीनी जो है वो 40 रुपए केजी है और पेट्रोल जो है वो 50 रुपए लीटर है और डॉलर जो है बहुत ही सस्ता है और मार्केट बिल्कुल सस्ते, हर तरफ रावी लिखता है चैन ही चैन है और रोजगार के इतने इतने मौके हैं कि बैरून मुल्क से लोग आ रहे हैं, पंजाब में आके नौकरी कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर किस बुनियाद पे, क्या दिखा के, किस मंशूर के तहत सिंध में कम से कम इतना तो है कि जो वजीर आला है वो अपने मामलात को करना जानता है। सिंध के वजीर आला पे ये इल्जाम नहीं है। निहाल भाई, इसी बात के ऊपर ले लेता हूं मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद आके इसी बात के ऊपर डॉक्टर साहब आपसे मैं सवाल यही मेरा होगा कि क्या पंजाब में और जिस तरह निशानदेही की निहाल साहब ने, क्या ऐसा सब कुछ है, सब कुछ ठीक है? एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। डॉक्टर साहब वक्त चूंकि कम है, 2 से 2 मिनट मेरे पास है, मैं चाहूंगा शॉर्ट आंसर दे दीजिएगा। ये बढ़ती हुई महंगाई पर अब तक काबू क्यों नहीं पाया जा सका? डॉक्टर साहब बड़ी तनकीद होती है आप पर। बहुत बहुत अच्छी बात है कि अब इस पर बात आ गई। वैसे निहाल साहब से मैं ये पूछना चाहूंगी कि खुद तो वो कराची सिंध के रहने वाले हैं और ये इलेक्ट हुए थे पंजाब से, इसमें भी कोई होगी जरूर खास इसका राज होगा। भूल जाते, छोड़ दे आगे चलते। अब बात ये है, सुन लें आप, अपनी बारी पे बोलिएगा। देखिए जी, थोड़ा सा 30 साल नून लीग हुकूमत करती रही पाकिस्तान पे, बिल वास्ता बिला वास्ता, और अपनी पीपल्स पार्टी भी 14 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है। हमें अभी 3 साल भी पूरे नहीं हुए, चले हो गए 3 साल। अच्छा, एक तो जो महंगाई के हवाले से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि तेल की प्राइस पिछले साल $43 थी, ब्रेंट क्रूड की प्राइस 1 साल पहले, और अब इस वक्त $76 बैरल है और डबल हो गई है तकरीबन कीमत। तो जाहिर है बिल्कुल ठीक, लेकिन आपकी ये वो यही वो चीज है जिसके ऊपर डॉक्टर साहब माजी में भी बढ़ती थी कीमतें, माजी की हुकूमतें भी इसीलिए बढ़ाती थी। ऐसे ही है। तो जाहिर है जब इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ेंगी, और उसके साथ बहुत अरसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको रेजिस्ट किया, और जाहिर है जब आप महंगी चीज खरीद के सस्ती देते हैं तो फिर आपको गवर्नमेंट को डालने पड़ते हैं। आप गवर्नमेंट, ठीक है डॉक्टर साहब, I have to cut you with due respect कि इनकी ये सोने की कानें जो छोड़ के गए थे, जिसके पैसे हम अभी तक दे रहे हैं, वो सोने की कानें जो ये छोड़ के गए थे उन्हीं को निकाल रहे हैं ना, कोई नई चीज नया। चलो विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपसे आगे आ जाता हूं बिकॉज मुझे वक्त कम है, मैंने सबको देखा। कादिर खान साहब, आपकी छोड़ी हुई चीजें जिसकी वजह से आज महंगाई हो रही है, शॉर्ट रिस्पॉन्स सर। देखिए, हमारी छोड़ी हुई चीजें नून लीग के पास आ गई, नून लीग की छोड़ी हुई चीजें इनके पास आ गई। क्या उन्होंने जो दावा किया था कि 3 महीने में हम पाकिस्तान बदल ले, क्या इस बात पे वो एग्री है कि उन्होंने झूठ बोला? क्या 126 दिन का ये तो कहते हैं धरना, मैं तो कुछ और कहता हूं उसको, क्या उन्होंने जो दावे किए हैं क्या वो सब झूठ था? क्या उन्होंने जो इनका अरस्तू वो बैठा हुआ असद उमर, उन्होंने काम यूं कर दिया कि मैशत में बाद भी उन्हीं अरस्तों को निकालना पड़ा, फिर हमारी दौर का हफीज शेख को लेना पड़ा, फिर हमारी दौर का तरीन को लेना पड़ा। मैं आपकी बात को मैं सिर्फ निहाल साहब को लास्ट पॉइंट, सर निहाल साहब 15 सेकंड में बता दीजिए, आप भी जिम्मेदार हैं। डॉक्टर साहब कहती हैं जो कुछ आपने और पीपल्स पार्टी छोड़ के गए वो उसको भुगत रहे हैं आज। जी बिल्कुल, हम जिम्मेदार हैं। $60 बिलियन CPEC का लेके आए, रोजगार के मौके दिए, लैपटॉप दिए, हमने GT रोड के बजाय मोटरवे दिए, नए एयरपोर्ट्स दिए, रोजगार दिए,
बिजली में 12,000 मेगावाट इजाफा किया, पाकिस्तान की नेकनामी की, आटा 30 रुपए का दिया, चीनी 50 का दिया, पेट्रोल 60 का दिया, डॉलर 100 पे रखा, बिजली 8 रुपए मीटर पे रखा, गैस और एलएनजी सस्ती देखी। हाँ, हम जिम्मेदार इन सारी चीजों के, क्योंकि हमने इस मुल्क के लोगों को ये सर्व किया, इसलिए हम जिम्मेदार हैं। बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, थैंक यू सो मच। कादिर खान मंदोखिल साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर ज़रका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा।